हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज बबीता एंड आई होप यू विल गेट अ बेटर फील इन दिस वीडियो। हम बात करने वाले हैं देश के उस नेता के चैप्टर के बारे में जिसने गांधी को महात्मा मानने से इनकार कर दिया। आज हम भारत का संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में अंबेडकर को मानने वालों की संख्या आज भी कम नहीं है। भले ही अंबेडकर महात्मा गांधी की तरह सर्वमान्य नेता नहीं बन पाए उनके लेवल पर, और इसका कारण अंबेडकर और गांधी के बीच का वैचारिक टकराव भी रहा। लेकिन आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी कि क्यों गांधी और अंबेडकर जी के बीच बनती नहीं थी, और यह भी बताऊंगी कि यह दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों अंबेडकर ने गांधी को महात्मा मानने से इनकार कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी हम सब बोलते हैं, लेकिन अंबेडकर जी ने खुलकर बोला कि मैं उनको महात्मा नहीं मानता। क्यों इतने बड़े नेता बाबा साहेब अंबेडकर ने ऐसा बोला? और बाबा साहेब अंबेडकर को जब बड़े नेता बताते हैं तो वो सिर्फ राजनीतिक कद से नहीं बता रहे हैं, कितने पढ़े लिखे थे आप ये भी सुनिए। बाबा साहेब अंबेडकर अपने जमाने में भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। वह पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने विदेश से अर्थशास्त्र में पीएचडी करी थी। 1913 में वह स्कॉलरशिप पर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एमए की पढ़ाई के लिए गए थे। फिर उन्होंने लंदन के मशहूर ग्रेज इन्न में बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री की, और उन्होंने लंदन के मशहूर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की। फिर उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी अर्थशास्त्र में पीएचडी करी। इतने पढ़े लिखे थे बी.आर. अम्बेडकर। 26 तो डिग्रियां थी उनके पास। उनमें पढ़ने की इतनी लगन और इतना शौक था कि बताया जाता है कि अम्बेडकर साहब की एक पर्सनल लाइब्रेरी भी थी जिसमें करीब 35,000 किताबें थी। लेकिन किसी को भी पढ़ने के लिए किताब उधार नहीं देते थे। कोई कहता कि अंबेडकर जी एक किताब ले जाए तो कहते थे कि अगर किसी को किताब पढ़नी है तो मेरी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, लेकर नहीं जाने दूंगा। डॉक्टर अंबेडकर को हम सब संविधान निर्माता के तौर पर जानते हैं। वो संविधान को तैयार करने वाले ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो थे ही, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का गठन डॉक्टर अंबेडकर के सुझावों के आधार पर ही हुआ था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को दिए थे। आरबीआई के गठन में डॉक्टर अंबेडकर की किताब दी प्रॉब्लम ऑफ डी रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन से कई सुझाव लिए गए। तो संविधान बाबा साहेब ने दिया, इसका जिक्र तो होता है, लेकिन देश को आरबीआई देने में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देने में भी बाबा साहेब का योगदान रहा। 1951 में वित्त आयोग का गठन भी डॉक्टर अंबेडकर की शोध किताब प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के सुझावों के आधार पर हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर जिस दौर में उभर रहे थे वह दौर महात्मा गांधी का भी था, जो देश के सबसे लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता बन चुके थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की महात्मा गांधी से कभी बनी नहीं, और ना ही डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी गांधी को महात्मा माना। यह वैचारिक टकराव था इन दोनों के बीच में, और यह इतिहास का ऐसा चैप्टर है जिस पर आज तक किसी भी तरह की चर्चा नहीं होती। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, और उन्होंने 1916 में पहली बार बीएचयू के भाषण में देश को अंग्रेजों से आजाद कराने की बात करी। तभी डॉक्टर अंबेडकर ने भी 1916 में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहली बार भाषण दिया, और उसमें ऐसी आजादी की बात करी थी जो जाति व्यवस्था से मुक्त थी। मतलब महात्मा गांधी देश को आजाद चाहते थे, वो चाहते थे कि देश आजाद हो, लेकिन जाति व्यवस्था से मुक्त आजाद हो, ये डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे। तो विचारों का यही अंतर आगे चलकर गांधी और अंबेडकर के बीच बड़े टकराव का कारण बनता गया। यह वो दौर था जब देश में महात्मा गांधी सर्वमान्य नेता माने जाते थे और कांग्रेस सर्वमान्य पार्टी मानी जाती थी। उस टाइम पर किसी भी मुद्दे पर महात्मा गांधी की राय आखिरी मानी जाती थी, लेकिन अंबेडकर कई मुद्दों पर गांधी से सहमत नहीं होते थे, और इसके उदाहरण मैं बताती हूँ आपको। जैसे 1919 का खिलाफत आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी ने पहला आंदोलन बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए किया था, जिन्हें अंग्रेज नील की खेती के लिए मजबूर करते थे और उन्हें बंधुआ बना रखा था। और गांधी का चंपारण आंदोलन सफल भी रहा। इसके बाद गांधी ने 1918 में खेड़ा आंदोलन किया, जहां पर बाढ़ आ गई थी और अकाल पड़ गया था। इसकी वजह से वहां के किसान लगान माफ करने की मांग कर रहे थे, और गांधी का यह आंदोलन भी सफल हो जाता है। अंग्रेजों ने खेड़ा में लगान वसूली को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन इसके बाद महात्मा गांधी ने जब खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया तो कई लोगों ने इसे सही नहीं माना। खिलाफत आंदोलन भारत के कुछ मुसलमानों ने शुरू किया था, जिसका मकसद टर्की में इस्लाम के खिलाफ खलीफा सुल्तान की गद्दी और उसका साम्राज्य बचाना था।
गांधी की सोच ये थी कि अगर मुसलमानों के लिए वो खिलाफत आंदोलन से जुड़ेंगे तो उन्हें सहयोग आंदोलन के लिए मुसलमानों को साथ मिल जाए और हिंदू मुसलमानों के बीच की दूरी कम हो। ये महात्मा गांधी सोच रहे थे। लेकिन सच यह है कि खिलाफत आंदोलन कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि गांधी कहते थे कि खिलाफत मुसलमानों के लिए वैसे ही है जैसे हिंदुओं के लिए गाय। लेकिन मुस्लिम दुनिया में खिलाफत की कोई परवाह नहीं करता था। खुद जिन्ना ने कहा कि खिलाफत अब पुराने जमाने की चीजें हो गई हैं। खुद बाद में तुर्की ने खिलाफत को खत्म कर दिया। लेकिन इससे पहले गांधी इस मुद्दे पर कट्टरपंथियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखा कि खिलाफत आंदोलन मुसलमानों ने शुरू किया था और इस आंदोलन के दो लक्ष्य थे। पहला, खलीफा को बनाए रखना और दूसरा, तुर्की साम्राज्य की अखंडता को बरकरार रखना। इन दोनों ही लक्षणों का समर्थन नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने आंदोलन का समर्थन किया और जिस दृढ़ता से इस मुद्दे को उठाया उससे कई मुसलमान भी हैरान रह गए थे। ये अंबेडकर जी ने लिखा है। ऐसे कई लोग थे जो खिलाफत आंदोलन पर शक कर रहे थे और महात्मा गांधी को ऐसे आंदोलन में भाग लेने से रोक रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना पॉलिटिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे खिलाफत आंदोलन को लेकर महात्मा गांधी अगर उत्तरी ध्रुव पर थे तो वहीं अंबेडकर दक्षिणी ध्रुव पर थे। इतने अलग विचार थे इन दोनों के। जिस वक्त गांधी खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे रहे थे उसी दौर में केरल के मालाबार मोपला मस्त मुसलमानों ने हिंदुओं का नरसंहार किया और उनका धर्मांतरण किया गया। मोपला नरसंहार को लेकर अंबेडकर अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि गांधी हिंसा के हर मामले की निंदा करने में बहुत पाबंद रहे, लेकिन गांधी ने ऐसी हत्याओं का कोई विरोध नहीं किया। गांधी ने कभी भी प्रमुख मुसलमानों से इसकी निंदा करने का आह्वान नहीं किया, उन पर चुप्पी साध ली। इस तरह के आधार पर समझा जा सकता है कि गांधी हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए तत्पर थे और कुछ हिंदुओं की हत्या को बुरा नहीं मानते थे। मुसलमानों की गलती को माफ करने के रवैये से कहीं ऐसा ना हो कि एकता के लक्ष्य को नुकसान पहुंचे। मोपला नफों के मामले में गांधी को जो कहना था उससे यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो रहा था, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर नाराज थे कि हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और गांधी जी ने मुकरता से विरोध नहीं किया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर इस सोच को गलत बताते हैं कि मुस्लिम कट्टरपंथियों पर इसलिए ना बोला जाए क्योंकि हिंदू ही हिंदू मुस्लिम एकता को बचाना चाहता है। कट्टरपंथियों को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्पष्ट विचार रखे थे। उस दौर में जब हिंदू समाज के कई प्रमुख नेताओं की मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी थी, उस पर अंबेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान के पेज नंबर 152 पर लिखा है कि ये तथ्य है कि कई प्रसिद्ध हिंदुओं के लेखों से और यह शुद्धि आंदोलन में हिस्सा लेने से मुसलमानों की भावनाओं को आघात पहुंचा, जिसके चलते उनकी हत्याएं मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कर दी। सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद को अब्दुल रशीद ने 23 दिसंबर 1956 को गोली मारकर हत्या कर दी जब वह बीमार थे और बिस्तर पर। फिर दिल्ली में प्रमुख आर्य समाज लाल नानक चंद की हत्या की गई। इसके बाद 6 अप्रैल 1929 को इल्मुद्दीन ने राज्यपाल की हत्या की जब वो अपनी दुकान पर बैठे थे। वही शर्तन सुविधा वाला मामला तब भी था। फिर सितंबर 1934 को नाथूराम शर्मा की कोर्ट के अंदर हत्या हुई जब वो इस्लाम पर एक पंपलेट के प्रकाशन के खिलाफ केस के दौरान कोर्ट में सनी का इंतजार कर रहे थे। और 1938 में हिंदू महासभा के सचिव खन्ना पर जानलेवा हमला हुआ और वह भी मौत से बाल बाल बचे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस किताब में आगे लिखा, यह तो बहुत छोटी लिस्ट है जिसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन महत्व इस बात का नहीं है कि कितनी ज्यादा या कम संख्या में प्रमुख हिंदुओं का कत्ल मुस्लिम कट्टरपंथियों ने किया। महत्व इस बात का है कि इन हत्याओं के प्रति सोच क्या है। इन हत्यारों को तो कानून की तरफ से सजा मिली, लेकिन मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों ने उन हत्यारों की निंदा नहीं की, बल्कि उल्टे कट्टरपंथी हत्यारों को शहीद बताया गया और उन्हें रिहा करने के लिए प्रदर्शन भी किए गए। इसका एक उदाहरण लाहौर के बरकत अली का है, जो नाथूराम के हत्यारे अब्दुल कम का केस लड़ रहे थे और उन्होंने कहा कि नाथूराम की हत्या का दोषी अब्दुल कम नहीं है, क्योंकि उसने जो किया है वो कुरान के नियमों के तहत जायज है। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो सर्तन से जुड़े पर किया तो चुप हो जाते हैं, ये सपोर्ट कर देते हैं। गांधी और अंबेडकर के बीच सबसे बड़ा टकराव इस बात पर था कि दलितों का बड़ा नेता कौन है, गांधी जी या अंबेडकर, क्योंकि गांधी जी भी समाज से छुआछूत की समस्या को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और अंबेडकर जो खुद पिछड़ी जाति से थे वो भी ये आंदोलन कर रहे थे।
1931 में जब मुंबई की मणि भवन में महात्मा गांधी और अंबेडकर जी की मुलाकात हुई और इस मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर किस तरह से टकराव हुआ, वह मैं आपको बताती हूँ। महात्मा गांधी ने अंबेडकर से कहा कि आपको मुझसे और कांग्रेस से कुछ शिकायत है, लेकिन आप शायद जानते नहीं कि मैं पिछड़े और दलितों के लिए तब से काम कर रहा हूँ जब से आप पैदा भी नहीं हुए थे। इस बात पर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यह बात सही है कि आप मेरे पैदा होने से पहले से पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। सभी बूढ़े और बुजुर्ग व्यक्ति हमेशा अपनी उम्र पर ही जोर देना पसंद करते हैं। इस बात पर महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस में पिछड़ों के उद्धार के लिए 22 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। उस जमाने में 22 लाख रुपए। गांधी जी की इस बात पर अंबेडकर ने जवाब दिया कि कांग्रेस छुआछूत को दूर करने के लिए गंभीर नहीं है, आप सीरियस नहीं हैं। अगर वो गंभीर होती तो कांग्रेस का सदस्य बनने की शर्त घड़ी पहनना नहीं होती, बल्कि छुआछूत को दूर करना होती। जैसे कोई इंसान जो पिछड़ों के घर आता जाता नहीं है, जो पिछड़ों के साथ खाना नहीं खाता, जो उनको पढ़ाता नहीं है, वो कांग्रेस का सदस्य नहीं बन पाएगा। आप यह नियम रखते। अंबेडकर ने यह तर्क दिया गांधी जी को पलटकर। अंबेडकर की बात सुनकर महात्मा गांधी बोले, यह देखकर हैरानी होती है कि आप जैसे लोग मेरा और कांग्रेस का विरोध करते हैं। इसका जवाब भी अंबेडकर जी ने गांधी जी को दिया और कहा कि हम महान नेताओं और महात्माओं पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हूँ। इतिहास बताता है कि महात्मा क्षणभंगुर होते हैं और वो सिर्फ दूर उड़ते हैं, लेकिन स्टार नहीं होते। ये थे महात्मा गांधी को लेकर अंबेडकर के विचार। यहाँ अंबेडकर और गांधी के बीच में वैचारिक मतभेद दिख रहे थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अंबेडकर गांधी को मानते नहीं थे। अंबेडकर खुद कहते थे कि वो कुछ ज्यादा ही स्पष्ट और मुखर हैं, यानी कि जो कहते हैं वो बिना लाग लपेट के मुंह पर बोल देते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि गांधी जी का वह अनादर करते थे, लेकिन कई चीजों पर वह गांधी जी से इत्तेफाक नहीं रखते थे और मुंह पर बोल देते थे। 1955 में भीमराव अंबेडकर ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में अपने विचार जाहिर किए। उन्होंने इस इंटरव्यू में महात्मा गांधी को महात्मा मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं गांधी से एक विरोधी के तौर पर मिला और मेरा ये मानना है कि मैं दूसरे लोगों के मुकाबले गांधी को बेहतर तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मेरे सामने उन्होंने असली रंग दिखाया था। मैं गांधी के अंदर के इंसान को देख सकता हूँ। दूसरे लोग उनसे भक्त के तौर पर मिलते थे और उनके बाहरी आवरण को देखते थे, जो बाहरी आवरण उन्होंने महात्मा का बनाया हुआ था, लेकिन मैंने उन्हें इंसान के तौर पर देखा है और जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं दूसरों से बेहतर गांधी को जानता हूँ। अंबेडकर ने इंटरव्यू में कहा कि गांधी जी बिल्कुल रूढ़िवादी हिंदू थे, वह कभी भी एक समाज सुधारक नहीं थे। उनकी ऐसी कोई सोच नहीं थी। वह छुआछूत के बारे में सिर्फ इसलिए बात करते थे कि दलित और पिछड़ों को कांग्रेस के साथ जोड़ सके। दूसरी बात ये भी चाहते थे कि कोई उनकी स्वराज की सोच का विरोध ना करे। अंबेडकर ने कहा कि उन्हें हैरानी होती है कि जब पश्चिमी देशों के लोग गांधी में दिलचस्पी दिखाते हैं। अंबेडकर जी कहते हैं कि मैं इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि गांधी भारत के इतिहास की घटना है, लेकिन वो कभी युग निर्माता नहीं बने। अंबेडकर ने गांधी के बारे में कहा कि एक राजनेता के तौर पर वह कभी महात्मा नहीं थे। मैं उन्हें महात्मा मानने से इनकार करता हूँ। ये अंबेडकर ने सेंटर में कहा था। मैंने अपनी जिंदगी में उन्हें कभी महात्मा नहीं कहा और वो इस उपाधि की हकदार नहीं है। ये अंबेडकर इंटरव्यू में बोल रहे हैं। यहाँ तक कि नैतिकता के आधार पर भी वो उन्हें महात्मा नहीं मानते थे। ये थे बाबा साहेब अंबेडकर के खुलकर बोलने वाले शब्द। अभी के टाइम में गांधी को महात्मा ना मानने वाला व्यक्ति शायद ही इस देश में कोई मिले। तो ये थी सारी कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।